आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर में। हमारा आज का विषय है दोस्तों ओरल प्री कैंसर की पहचान या फिर ओरल प्री कैंसर सिम्टम्स एंड क्योर। और आज हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अमरजीत गंभीर, जो प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ डेंटिस्ट्री हैं, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, नई दिल्ली में। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, डेंटल हाइजीन की जब बात आती है ना, तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जो आम इंसान, आम लोग जो वो सबसे ज्यादा केयरलेस होते हैं, अनलेस कि दांत में बहुत ज्यादा तकलीफ ना हो जाए और उनकी नींद प्रॉब्लम में हो जाए। अदरवाइज लोग सोचते हैं कि बस ब्रश कर लिया, ये कर लिया, ठीक है। लेकिन ये कहाँ तक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, कहाँ तक जा सकता है, कितना गंभीर हो सकता है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे कि भाई प्री कैंसर क्या है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ओरल प्री कैंसर जो हमारा आज का विषय है क्या है, किसे कहते हैं? जी देखिए, कैंसर के बारे में, ओरल कैंसर के बारे में तो मैक्सिमम लोगों को पता है, बट ये ओरल प्री कैंसर क्या है कि एक वो कंडीशंस है जिनमें कैंसर बनने की क्षमता है, यानी कि वो पोटेंशियली कैंसर बन सकती हैं। इस समय वो कैंसर नहीं है, उसमें हो सकता है कि वो कैंसर में न भी कन्वर्ट हों, पर पोटेंशियल है उनमें कैंसर बनने का। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि कैंसर एक बार होने के बाद उसका ट्रीटमेंट है डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल ट्रीटमेंट है, बट ट्रीटमेंट है, हमको पता है। पर क्या कर सकते हैं हम जिससे कि हमको कैंसर के पहले ही अगर पता लग जाए तो उसमें कुछ ऐसे लक्षण, ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिनको हम ओरल प्री कैंसर में क्लासिफाई करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो पोटेंशियली मैलिग्नेंट हैं या पोटेंशियली कैंसरस हैं, जो फ्यूचर में कैंसर बन सकते हैं। तो अगर हम इस स्टेज पे उनको आइडेंटिफाई करके उनको फॉलो करें, उनको ध्यान रखें, उनको ट्रीट करने की कोशिश करें, तो इसके चांसेस बहुत अधिक हैं कि वो कैंसर में कन्वर्ट ना हो। तो आप कुछ एग्जाम्पल्स हमें देंगे, कोई उदाहरण देंगे जिससे हम ये समझ पाएं? जी बिल्कुल, एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन या लिस्ट है ओरल प्री कैंसर लीजन्स का, जिसमें जो मैं कॉमन जो आमतौर पे जो लीजन्स है वो उनके बारे में बताना चाहूंगा। उसमें है ओरल ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया जो है वो एक सफेद दाग होता है मुंह में, ठीक है। एरिथ्रोप्लेकिया एक टेक्निकल टर्म्स हैं जी, जो हम नहीं समझ पाएंगे जी। तो आप जैसे आपने बताया कि व्हाइट जी, ल्यूकोप्लेकिया सबसे कॉमन सफेद दाग जो मुंह में होता है। एरिथ्रोप्लेकिया लाल कलर का होता है। ये क्या उसके अलावा अंदर होता है? जी, मुंह के अंदर होते हैं ये। गाल पे हो सकते हैं, ये मसूड़े पे हो सकते हैं, ये जुबान पे हो सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा लाल जो सबसे कॉमन लक्षण है, जो कि सबसे ज्यादा चांसेस हैं जिसके मैलिग्नेंट होने में या कैंसर बनने में, वो है एरिथ्रोप्लेकिया, ठीक है। इन सबका कैंसर से, इन सबका टोबैको से बहुत इंपॉर्टेंट या तंबाकू से बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसके अलावा एक लाइकन प्लैनस करके एक कंडीशन होती है जो स्किन में भी होती है और मुंह में भी होती है, वो भी ओरल कैंसर बन सकती है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे जो मुंह अंदर जो है वो टाइट हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, जिससे मुंह खुलना बंद हो जाता है। और उसके अलावा मुंह में छाले हो सकते हैं, वेजाइकल्स हो सकते हैं, खाने में जलन, नमक या मिर्च बिल्कुल ही पेशेंट नहीं खा सकते, ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। सो ये कॉमन कुछ लीजन्स हैं जिनको ओरल प्री कैंसर लीजन्स कहा जाता है। यानी कि आपने जो बताया कि दाने की तरह हो जाना या कहीं पे रेड कुछ ज्यादा लाल हो जाए, जी बिल्कुल, तो थोड़ा मतलब ये चिंता का विषय है। इसके लिए बिल्कुल इसलिए बता रहा हूं कि जैसे कोई भी अगर कलर चेंज, जैसे सफेद कलर का कोई दाग या लाल कलर का कोई दाग अगर पेशेंट्स अपने मुंह में अगर कभी भी ऑब्जर्व करते हैं, तो उसके लिए उनको तुरंत जल्दी से जल्दी डेंटिस्ट से परामर्श लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जो लोग, जैसे मैंने भी कहा था शुरू में कि कई बार लोग ध्यान नहीं देते, ब्रश करना सुबह शाम बहुत जरूरी है, पर्टिकुलरली आफ्टर फूड, तो क्या ये बहुत लंबे समय तक न करे इंसान? क्या इसका भी कुछ ऐसा होता है? दांत गंदे हैं, मसूड़े साफ नहीं है, ब्लीडिंग हो रही है, जो आम लोग यूजुअली अवॉइड करते हैं। दांत का दर्द बहुत पेनफुल होता है, तो कई बार ये देखा गया है कि जब तक दांत का दर्द इतना भयानक ना हो जाए, लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, जिसकी वजह से कई बार इस तरह की सिचुएशंस हो जाती होगी।
ये हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि एक्चुअली हमारा ओरल कैविटी है, जो मुंह है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। Exactly. क्योंकि वो एक मिरर है, वो एक दर्पण है हमारे शरीर का। हमारा मुंह कैसा है वो हमारे शरीर को दिखलाता है। पर फिर भी हम जो है अपने मुंह के स्वास्थ्य को काफी नेग्लेक्ट या काफी उसको अनदेखा करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। बहुत सारे मैसेजेस आने लगे हैं, लेकिन हमारे जो मैसेजेस हैं वो वही कॉमन मैसेजेस हैं जो अक्सर लोग, दांत की जब बात होती है तो लोग पूछने लगते हैं। लेकिन आपने एक सवाल किया था कि जैसे अगर हम सफाई ना रखें तो उसका, तो देखिए मुंह की सफाई भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी बीमारी का, इंक्लूडिंग ओरल कैंसर। तो इसलिए मुंह की सफाई सही से रखना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही जरूरी चीज है। ओरल हाइजीन पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और हम अगर हमारा मुंह गंदा है तो जाहिर है कि वो जो हम कुछ भी खा रहे हैं वो कुछ और गंदगी लेके अंदर जा रहा है। बिल्कुल। तो और वो हमारे सारे ऑर्गन्स को, हमारे स्टमक से लेके सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमारे मुंह के लिए ही नुकसानदायक है, हमारे पूरे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये एक मैसेज आया हुआ है डॉक्टर साहब, मैं पान खाता हूँ। अच्छा, आगे पढ़ूं मैं क्या लिखा है इन्होंने। मैं पान खाता हूँ और क्या ये कैंसर का कारण हो सकता है? वहां पे कोई गड्ढा सा हो गया था, क्या इसे भरा जा सकता है? वो अपने मुंह के बारे में पूछ रहे हैं, तो कैसे, प्लीज बताएं। दिनेश गुप्ता बिशनपुर साहबगंज या कहीं से बोल रहे हैं, लिखा है उन्होंने। जी दिनेश जी, जैसा कि मैंने बताया कुछ ओरल प्री कैंसर लीजन्स के बारे में बताया था, उसमें एक मैंने बताया था ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस। तो इसका जो सबसे कॉमन कारण है इसका, वो है सुपारी वाला पान खाने का। जो एरिका नट जिसको बोलते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल है ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस में, जो कि प्री कैंसरस है, जिसके कई एक परसेंटेज है, एक रेंज है जितने परसेंट में ये कन्वर्ट हो सकता है कैंसर में। पर हम ये कभी गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि इस पेशेंट में ये कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। तो इसलिए हम अपनी तरफ से सावधानी रख सकते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप सुपारी पान खाना हो सके तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे डेफिनेटली प्री कैंसरस लीजन्स और कैंसर हो सकता है। बहुत बढ़िया। हम और भी बहुत कुछ जानकारी आपको देंगे आज इस विषय पर। आप जुड़े रहिए रेडियो डॉक्टर के साथ। पर हमारे एक लिसनर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, हेलो। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। राजेश खन्ना हैप्पी बोल रहा हूँ, ईश्वर कॉलोनी जलंधर से। हाँ जी। सवाल डॉक्टर गंभीर साहब यही है मेरा कि मेरे बचपन में मेरे कुछ जो फ्रंट वाले दांत है दो टूट गए थे जी। मैं तो सीढ़ियों से गिर गया था, उसके बाद दांत मेरे विरले हो गए हैं और अभी एज है मेरी 52। और मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे दांत ब्रश करने के बाद भी उसमें दांतों में दुर्गंध आती है। ऐसा मुझे फैमिली बताती है मुझे कि पापा या वाइफ बताती है कि आपके दांत प्रॉपर साफ नहीं करते। मैं ब्रश करने के बाद भी स्मेल आती है। तो मैं यही जानूंगा कि ओरल प्री कैंसर के बारे में बता रहे हो, तो मेरे प्रॉपर विरले दांत कहीं मेरे उस समस्या का कारण ना बन जाए, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा जानकारी दीजिए प्लीज। जी देखिए, ऐसा है कि ओरल प्री कैंसर तो नहीं, आप उसके बारे में चिंता तो ना कीजिए। बट हाँ, ये जरूर बताऊंगा आपको कि जैसा आपने बताया कि बचपन में आपके दांतों में चोट लगी थी जिससे फ्रैक्चर हुए थे शायद वो दांत। जी जी, वो आपको या तो उनमें जरूर कुछ इन्फेक्शन मुझे लग रहा है कि होगा, तभी आपके मुंह से दुर्गंध आ रही है, या फिर आपके मसूड़ों की कंडीशन अच्छी नहीं है जिसको हम पायरिया कहते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार नजदीक के अपने डेंटिस्ट से एक बार जाके चेकअप कराइए कि दांतों में अगर इन्फेक्शन है तो उनका रूट कैनाल करके कैपिंग ट्रीटमेंट होके वो ठीक हो सकते हैं। उसके अलावा अगर मसूड़ों की कंडीशन अच्छी नहीं है तो उसमें भी हम जो है आप स्केलिंग करा सकते हैं, क्लीन करा के, और पायरिया अगर है तो उसका भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और अगर दुर्गंध के लिए एक माउथ वॉश भी आप यूज कर सकते हैं, वो आपको डेंटिस्ट बता देंगे। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उनको लगातार माउथ वॉश यूज मत कीजिएगा, इंटरमिटेंटली बीच बीच में माउथ वॉश भी यूज कर सकते हैं आप। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, शुक्रिया जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि भाई इसके प्रिवेंशंस भी हैं, तो क्या ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो प्री कैंसर अगर कोई लक्षण बनते हैं तो हम उसके बारे में अवेयर हो जाएं? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो हम ओरल प्री कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, कारण है, वो है तंबाकू। तंबाकू किसी भी फॉर्म में, या तो स्मोकलेस फॉर्म में जैसे लोग पान मसाला खाते हैं, या तंबाकू और उसके कई पदार्थ चूना वगैरह मिला के उसको अपने मुंह में रख के चबाते हैं, काफी देर तक रखते हैं, या फिर सिगरेट। ठीक है ना, सिगरेट में भी आपने सुना होगा कि कई लोग उल्टा सिगरेट को मुंह में रख के पीते हैं। उससे एक
स्मोकर्स पैलेटल लीजन्स होते हैं जो कि प्री कैंसरस है। मैं स्पेसिफिकली इसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे रिवर्स चुट्टा स्मोकिंग जिसको बोलते हैं, या उल्टा सिगरेट रख के या उल्टा बीड़ी रख के, वो भी बहुत डेंजरस है। तो उसके भी तालू में कुछ निशान हो जाते हैं जो कि प्री कैंसरस होते हैं। तो जैसा आपने पूछा कि 2 चीजें हैं, एक तो ये कि हम तंबाकू का सेवन बिल्कुल भी ना करें, तो हम इन प्री कैंसरस और कैंसर ओरल कैंसर लीजन से मैक्सिमम बचे रहेंगे। गारंटी इसलिए नहीं है क्योंकि टोबैको एक फैक्टर है, बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं ओरल कैंसर के। तो इसलिए कई श्रोताओं के मन में ये आता है कि कई ऐसे लोगों के बारे में उनको पता लगता है जिन्होंने कभी तंबाकू का सेवन नहीं किया पर उनको ओरल कैंसर हो गया। तो इसका क्या ये मतलब है कि हमें भी, मतलब अगर हम चाहते हैं तो हम टोबैको यूज करना शुरू कर दें? ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मल्टीफैक्टोरियल डिजीजेज है, हेरिडिटरी है, इन्वायरमेंट, डाइट, किस तरह, बहुत सारी चीजें और भी फैक्टर्स हैं। कुछ तो ऐसे फैक्टर्स हैं शायद जो अनफॉर्चुनेटली हम जिनके बारे में पता भी नहीं है, बट जो फैक्टर्स हमको पता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टोबैको का फैक्टर है। तो इसलिए एक चीज तो हम ये कर सकते हैं कि टोबैको को किसी भी तरह से अपने जीवन में न लाने दें। अब दूसरी चीज ये है कि एग्जामिनेशन, अपने मुंह का स्वास्थ्य का ध्यान रखना और उसको एग्जामिन करवाना कि सब ठीक है कि नहीं। बिल्कुल, यही मैं आपसे पूछने वाली थी कि जिस तरह से हम अपने ब्लड शुगर्स और डायबिटीज और किडनी ठीक है नहीं या लिवर ठीक है जी नहीं, बिल्कुल। तो क्या ऐसा भी कोई टेस्ट है जिससे हम ये जान सकें कि हाँ एवरीथिंग इज फाइन? सिंपल सा टेस्ट है, वो है एग्जामिनेशन, यानी परीक्षण। अब ये परीक्षण होता है, सेल्फ एग्जामिनेशन हो सकता है, यानी स्वतः परीक्षण कि मैं खुद अपने मुंह का परीक्षण कर सकता हूँ, और एक होता है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन कि मैं उसके स्पेशलिस्ट के पास जाके, जो कि डेंटिस्ट है इन द केस ऑफ ओरल कैविटी, उनसे परीक्षण करा सकता हूँ। तो खुद का एग्जामिनेशन करना तो बहुत आसान है कि हम अच्छी विजिबल लाइट में शीशे के सामने अपने सारे मुंह के जो गाल हो गया, जुबान हो गई, ठीक है ना, जुबान की ऊपर वाली सतह, अंदर वाली सतह, होंठ बाहर निकाल के, ठीक है, उसको हम देख सकते हैं कि उसमें कोई हमको अलग कलर का कहीं पे कुछ धब्बा जैसा तो नहीं नजर आ रहा, या कोई सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब मैं छाले की बात की या अल्सर की बात की, नॉर्मली अल्सर्स हम सबको होते हैं, एप्थस अल्सर्स होते हैं, या वायरल फीवर जब होता है तब अल्सर्स हो जाते हैं। जनरली वो 1 से 2 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। तो अगर हमको अपने मुंह में कोई ऐसा छाला महसूस हो रहा है जो 2-3-4 हफ्ते से ठीक ही नहीं हो रहा, वो एक चिंता का विषय है। उसके लिए हमको जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि ये अल्सर हमारा ठीक ही नहीं हो रहा है, क्योंकि नॉन हीलिंग अल्सर एक बहुत ही कॉमन फाइंडिंग है जो ओरल कैंसर में मिलता है। ये नॉन हीलिंग अल्सर्स क्यों हो जाते हैं डॉक्टर साहब? क्योंकि इसका कारण प्री कैंसरस या कैंसरस है, इसलिए क्योंकि उसमें फिर वो एक क्या होता है कि कैंसर में एक डिस्प्लेजिया करके चीज होती है, जिसमें कि क्या होता है कि जो वहां पे वो जो सेल्स हैं वो एब्नॉर्मल हो जाती हैं। जब वो सेल्स एब्नॉर्मल हो जाएंगी तो वो नॉर्मल अपने फॉर्म में नहीं जा पाती हैं, ठीक है ना, तो इसलिए वो फिर ठीक नहीं हो पाता वो उस तरह का छाला, ठीक है ना। तो इसलिए एक सेल्फ एग्जामिनेशन और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना भी कर ले, लेकिन घर में तो अपने आप को उस तरह से नहीं देख पाएंगे कि देयर आर सर्टेन एरियाज इन द माउथ व्हिच यू आर नॉट एबल टू सी कंप्लीटली। जी, आप कुछ हद तक ठीक कह रहे हैं। तो उसी के लिए पर आपको ये महसूस तो हो जाएगा कि आपके मुंह में कुछ ना कुछ तो ठीक नहीं है। आप उसको नेग्लेक्ट मत कीजिए, उसको अनदेखा मत कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है, और ये मैंने जैसे बताया था कि लाल धब्बे या सफेद धब्बे होना, उसके अलावा कुछ और भी लक्षण हैं, जैसे कि आपको खाने में दर्द होना, बहुत ज्यादा दर्द होना, निगलने में दर्द होना, या आपका मुंह नहीं खुल रहा हो, ऐसा होना, इन सब चीजों को अगर आप देखते हैं तो आपको डेंटिस्ट से तुरंत परीक्षण जरूर करवाना चाहिए। जी बिल्कुल। व्हाट इज ओरल कैंसर स्क्रीनिंग एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इट? जी, वही ओरल कैंसर स्क्रीनिंग मतलब वही है कि अगर हम एक बड़ी जनसंख्या में, लार्ज पॉपुलेशन में अगर हम ओरल कैंसर को स्क्रीन करने जा रहे हैं तो उसमें हम क्या देखेंगे? तो उसमें एग्जामिनेशन आएगा, एक परीक्षण, जैसा कि मैंने बताया। उसमें हम जो भी अंदर ओरल कैविटी में जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे कि गाल हो गए, टंग हो गई, तालू हो गया, उन सबको परीक्षण करेंगे। उसमें अगर कुछ भी हमको एबनॉर्मल कलर का कोई फाइंडिंग आता है या कोई वेजाइकल या अल्सर आता है, तो जो पेशेंट बता रहा है कि काफी समय से यह ठीक नहीं हो रहा है, ये सब ओरल स्क्रीनिंग का पार्ट है। इसके अलावा कुछ एडिशनल एडजंक्ट्स या रीसेंट एडवांसेस भी हैं आइडेंटिफाई करने के इन तरह के ओरल प्री कैंसर लीजन्स को, जिसमें वाइटल स्टेनिंग नाम की एक चीज होती है, जिसमें एक पर्टिकुलर स्टेन हम मुंह में यूज करते हैं। उस स्टेन को लगाने से जो एबनॉर्मल जो एरियाज हैं जो कि प्री कैंसरस हो सकते हैं, उनका कलर अलग तरह से आता है, ठीक है ना। एक टोल्यूडिन ब्लू नाम की एक स्टेन होती है जो कि हम कॉमनली यूज करते हैं फॉर स्क्रीनिंग, ठीक है ना। तो यही बेसिकली ओरल स्क्रीनिंग फॉर कैंसर इज फॉर बेसिकली एग्जामिनेशन ओनली, परीक्षण ही है वो एक तरह से। ओके, एक लिसनर से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, हेलो।
जी, लहरपुर से मैं एजाज अहमद एजाज लहरपुरी बोल रहा हूँ। हाँ, बताइए क्या सवाल है आपका एजाज जी? जानकारी का ये खजाना है। हेलो डॉक्टर, तो क्या ही बेहतर है। जी डॉक्टर साहब तो बहुत बेहतर है। गीत संगीत का अलग है एजाज, कार्यक्रम तो ये सबसे बढ़कर है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इस तारीफ के लिए दिल से आभार। अब बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? जानना चाहता ये हूँ कि मेरे दांत घिस गए हैं, क्या ये कुछ रिपेयरिंग वगैरह हो सकते हैं इसके? रिपेयर हो सकता है इसकी कोई, वो कहते हैं ना सर्विसिंग के लिए जो गाड़ियां जाती हैं। सर देखिए, अगर आपके दांत घिस गए हैं तो या तो आपने बहुत हार्ड ब्रश यूज किया है या आपका ब्रश करने का तरीका ठीक नहीं है, आप उसे हॉरिजॉन्टल यानी कि काफी जोर से ब्रश कर रहे हैं अपने दांतों को, इसलिए ही वो घिस गए हैं। तो पहले तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि आप अपना ब्रश सॉफ्ट वाला ब्रश यूज कीजिए और ज्यादा दांतों को रगड़िए मत ब्रश करने के लिए। और हाँ, इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, इसमें हम कुछ फिलिंग्स करते हैं जिससे कि जो घिसा हुआ पोर्शन है उसको रिप्लेस कर देते हैं फिलिंग से। पर ये इस पे निर्भर करता है कि कितने आपके दांत आपने कितने घिसे हैं, तो इसलिए ये तो आपको फिर नजदीक के डेंटिस्ट के पास जाके ही पता लगेगा कि क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है। पर जो आप अभी कर सकते हैं वो ये है कि अपना ब्रश चेक कीजिए कि वो बहुत हार्ड ब्रश तो नहीं यूज कर रहे हैं आप, ब्रशिंग टेक्निक सही यूज कीजिए, नहीं तो आप डेंटिस्ट के पास जाके उनसे सीखिए कि किस तरह से ब्रश करना है। तो ये एटलीस्ट प्रॉब्लम आपकी आगे और नहीं प्रोग्रेस होगी। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर, और रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं ओरल प्री कैंसर सिम्टम्स एंड क्योर विषय पर, और हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अमरजीत गंभीर, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ डेंटिस्ट्री, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, नई दिल्ली। और मैं हूं आपके साथ राजश्री। और डॉक्टर साहब उनका लाइन डिस्कनेक्ट हो गया, वो इंतजार कर रहे थे, और जहां तक मुझे याद है वो बस यही जानना चाह रहे थे कि भाई उनको एक लाल दाने सा है, तो क्या इसका कोई घरेलू उपचार है? मैंने फॉर्चुनेटली उनसे उनका प्रश्न पूछ लिया था जी। तो उपचार, हमने कहा कि भाई घरेलू उपचार करना ठीक तो नहीं है, लेकिन आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब इस पे सजेस्ट जी? क्योंकि एक्चुअली हमें ये समझ में आना चाहिए कि वो क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि लाल दाना अब दाना है या वो एक लाल एरिया है, ये समझना बहुत जरूरी है। एक लिस्टर अच्छा यही है कि अगर वो अपने पास के नजदीक में डेंटिस्ट के पास जाके दिखा सकें तो एक बार आइडिया लग जाएगा कि किस तरह की प्रॉब्लम है, तो उपचार लेना ज्यादा बेहतर होगा जी। और ये एक मैसेज आया हुआ था जयपुर से, और लिखने वाले हैं जो वो जानना चाहते हैं कि व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट आर डन इन अंडर ओरल कैंसर। ये हम लोग प्री कैंसर की बात कर रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जी ठीक है। ओरल कैंसर, देखिए ओरल कैंसर के फिर ट्रीटमेंट तो स्पेसिफाइड हैं। जो कॉमन ट्रीटमेंट हम करते हैं वो है सर्जरी। सर्जरी ऑब्वियसली काफी एक्सटेंसिव सर्जरी होती है, क्योंकि कैंसर बहुत ही एक्सटेंसिव काइंड ऑफ डिजीज है, तो जो सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है वो है सर्जरी। उसके अलावा एक रेडिएशन थेरेपी, जो हम लाइट थेरेपी जो बोलते हैं, ठीक है, वो एक ट्रीटमेंट होता है। कीमोथेरेपी का थोड़ा लिमिटेड रोल है ओरल कैंसर में, कई बार दो मोडालिटीज को कंबाइन भी करना पड़ता है, तो मतलब सर्जरी उसके बाद रेडियोथेरेपी, ऐसे कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट भी लेना पड़ता है। पर कॉमन ट्रीटमेंट जो ओरल कैंसर का है वो तो है सर्जरी और रेडियोथेरेपी। कितना अच्छा हो कि आज आप इस प्रोग्राम को बहुत ध्यान से सुने और फिर प्री कैंसर सिम्टम्स को पहचाने और कैंसर तक जाने की नौबत ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। और हो सके तो तंबाकू को अपने जीवन से दूर रखें, तो प्री कैंसर से भी दूर रहें। बिल्कुल बिल्कुल। एक लिसनर से बात करते हैं डॉक्टर साहब। हेलो। नमस्ते मैम। नमस्ते डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार जी। मैम, जो मेरी बड़ी सिस्टर है ना, हाँ, तो बचपन में उनका गिरकर दांत टूट गया था और अब उनके मुंह से बहुत बुरी स्मेल आती है। अच्छा, अभी उनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र है 28 ईयर। तो बस प्रॉब्लम यह है कि उनके मुंह से दुर्गंध आती है। जी सर। इसका कारण देखिए ये हो सकता है कि वो अपने मुंह की सफाई पे ध्यान नहीं दे रही हैं, ठीक है ना? नहीं सर, वो दिन में 2 बार ब्रश करती हूँ, फिर दिन से सही आता है। अच्छा, दिन में 2 बार ब्रश करते हैं, अच्छी बात है। उसके अलावा एक उनके पानी जो है अच्छे से पीना है। पानी कम पीने से भी कई बार दुर्गंध की प्रॉब्लम होती है, और हो सकता है कि कोई मुंह में इन्फेक्शन हो, किसी दांत में इन्फेक्शन हो या मसूड़े में इन्फेक्शन हो। ये तो तभी पता लगेगा जब आप एक बार डेंटल चेकअप जाके कराएंगे। उनको बोलेंगे कि एक बार वो डेंटिस्ट से परीक्षण करवाएं कि कहीं मुंह में कोई इन्फेक्शन का सोर्स तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई मुंह में इन्फेक्शन अगर होगा तो आप कितना भी ब्रश कीजिए वो पूरी तरह से दुर्गंध खत्म नहीं होगी, ठीक है ना?
और ये कर सकते हैं जब तक नहीं जा पा रहे कि थोड़ा पानी गुनगुना करके नमक डाल के उसमें कुल्ले करने से वो एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर, उससे भी मुंह की दुर्गंध कम होगी। पर डेंटिस्ट से परीक्षण कराना तो ज़रूरी है, तभी मुझे लगता है कि आपकी समस्या सॉल्व हो पाएगी। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये जो कैंसर होने पे तो बहुत सारी चीजें आपने बता दी, लेकिन प्री कैंसर अगर है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है? देखिए, प्री कैंसर अब ये डिपेंड करता है कि उसमें फीचर्स क्या हैं, ठीक है ना। फीचर्स से मेरा मतलब ये है कि जैसे जब हमको कुछ डाउटफुल लगता है एरिया, तो उसको हम उसका एक छोटा सा पीस निकाल के उसको बायोप्सी करते हैं या उसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं। उसके डिटेल्स के बेसिस पे हमको पता लगता है कि ये प्री कैंसर है कि फ्रैंक कैंसर है। अगर प्री कैंसर है तो क्या है, मतलब जैसे मैंने बताया था कि ल्यूकोप्लेकिया है कि एरिथ्रोप्लेकिया है कि सबम्यूकस फाइब्रोसिस है कि लाइकन प्लेनस है, क्या चीज है, या फ्रैंक कैंसर है, ठीक है ना। तो अब इसका ट्रीटमेंट पे अगर हम आए तो बहुत केसेस में तो हमको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। अगर प्री कैंसर लीजन है और इसमें जो डिस्प्लेजिया यानी कि जो एबनॉर्मल सेल्स हैं वो ज्यादा नहीं है, तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं रेगुलर फॉलो बेसिस पे। मतलब पेशेंट को हम ये बोल सकते हैं कि आपको शुरू में हर 2 महीने में, हर 3 महीने में हमको आके दिखाना है कि कहीं इसमें और चेंजेस तो नहीं हो रहे, ठीक है ना। बहुत केसेस में तो ये कैंसर में कन्वर्ट नहीं भी होता, पर इसके लिए अगर ऑब्जर्व हम करते रहेंगे, पेशेंट हमारे पास आके दिखाते रहेंगे, तो हमको ये इत्मीनान रहेगा कि हाँ, हमारे आंखों के सामने से चीज निकल नहीं रही, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन ये है कि इसमें हम इसको सर्जरी से निकाल भी सकते हैं अगर ये सीवियर डिस्प्लेजिया है तो, क्योंकि सीवियर डिस्प्लेजिया है उसके कैंसर के चांसेस कन्वर्ट होने के काफी ज्यादा होते हैं। तो उस केस में हम इसको सर्जिकली हम निकाल भी सकते हैं, निकाल के ऑब्वियसली बायोप्सी के लिए भेजते हैं और उसे निकाल के उसके बाद भी फॉलोअप या चेकअप तो जरूरी होता ही है, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे ऑब्जर्वेशन मैंने बताया, सर्जिकल रिमूवल बताया, उसके अलावा कुछ कीमो प्रिवेंशन नाम की भी एक चीज होती है जिसके अंदर हम कुछ केमिकल्स यूज करते हैं, सब्सटेंसेस, आर्टिफिशियल या नेचुरल सब्सटेंसेस यूज कर सकते हैं, जिससे कि ये प्री कैंसर लीजन्स कैंसर में कन्वर्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जिससे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे रेटिनॉइड्स हैं, विटामिन ई एक्सट्रैक्ट्स आते हैं, या हल्दी के एक्सट्रैक्ट्स, कर्क्यूमिन एक्सट्रैक्ट्स कुछ होते हैं कुछ स्पेसिफिक, ठीक है ना। इनको यूज करने से ये कन्वर्जन के चांसेस, प्री कैंसर लीजन्स के कैंसर में कन्वर्जन के चांसेस कुछ हद तक रिड्यूस किए जा सकते हैं। तो ये भी एक ट्रीटमेंट इसमें है तो यानी कि अगर प्री कैंसर सिचुएशन में ही अगर आप बिल्कुल अपने आप को ट्रीट कर लें, ठीक हो जाए सब कुछ, तो बिल्कुल। और इसमें इम्पोर्टेंट को अगर कोई हैबिट है, जैसे हैबिट मतलब सबसे इम्पोर्टेंट टोबैको की हैबिट है, तो उसे छोड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमको पता लग गया है, पेशेंट को पता लग गया है कि उनको प्री कैंसरस लीजन है, फिर भी वो तंबाकू का सेवन बंद नहीं कर रहे, तो ये तो फिर मतलब अपनी मुसीबत मोल लेने वाली बात है, ठीक है ना। फिर तो इसके बाद तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है जी। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। दोस्तों, आप जुड़े रहिए प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर के साथ। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। एक बार फिर आप सबका स्वागत है प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर में। डॉक्टर साहब, ऑफ कोर्स तंबाकू बहुत अहम भूमिका निभाता है लोगों को कैंसर होने में, मुंह के कैंसर में। हम कई बार सिनेमा हॉल्स में ये एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, टेलीविजन पे देखते हैं। बहुत से लोग छोड़ना चाहते भी हैं, लेकिन वो इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि उनको छोड़ना मुश्किल होता है, और कुछ युवाओं में भी ये देखने को मिल रहा है। तो क्या किया जाना चाहिए इसके लिए? इनफैक्ट युवाओं में तो ये बहुत ही ज्यादा प्रचलन में तंबाकू का यूज आ गया है जी। तो देखिए, छोड़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है विल पावर। पेशेंट में छोड़ने के लिए इच्छा होनी चाहिए, उनको ये समझना चाहिए कि उनके लिए निहायत ही नुकसानदायक आदत है, ठीक है। इसके अलावा तंबाकू का नशा काफी मुश्किल होता है छोड़ना, तो उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प भी ली जा सकती है। जैसे अभी सरकार ने मैक्सिमम जो डेंटल कॉलेजेस हैं उसमें डिपार्टमेंट्स में टोबैको सेसेशन क्लिनिक्स यानी कि तंबाकू छोड़ने के लिए कुछ क्लिनिक बनाए हैं, जहाँ पे एक्सपर्ट्स होते हैं, जो उसमें साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। तो अगर पेशेंट वहाँ पे जाके सलाह लेते हैं तो वो उनको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं कि वो क्या करें जिससे कि उनको तंबाकू छोड़ने में आसानी हो, ठीक है। ये क्लिनिक्स मैक्सिमम
जगह पे एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी। तो मैं पेशेंट्स को कहाँ पे है, कुछ मैक्सिमम डेंटल कॉलेजेस में है, हमारे पास भी है, हमारे पास उतने साइकोलॉजिस्ट तो नहीं है बट मैक्सिमम, और जैसे मौलाना आजाद में तो इसको लेके एक प्रॉपर प्रोजेक्ट चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का प्रोजेक्ट चल रहा है टोबैको के सेसेशन के ऊपर, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही है। प्लस आप ये देखिए कि जो तंबाकू के जो पदार्थ हैं उनके ऊपर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में इतना बड़े बड़े पिक्चर्स में कैंसर के पिक्चर्स जो हैं वो लगाए गए हैं ताकि पेशेंट्स उससे डिस्करेज हों। पर ये हमारा दुर्भाग्य है कि उसके बावजूद भी तंबाकू की कंजम्पशन जो है वो कम नहीं हो पा रही है, जबकि कैंसर का जो प्रिवेलेंस है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहे हैं। ओरल कैंसर से डेथ्स जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अगर आप डेटा देखेंगे तो बहुत ही चिंताजनक है। पर साथ साथ तंबाकू का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। हर बजट में आप देखिएगा कि इनकी कॉस्ट बढ़ा दी जाती है एक डिस्करेज करने के लिए, पर उसके बावजूद भी कंजम्पशन कम नहीं हो रहा है। शायद आदत इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि इसके लिए प्रोफेशनल हेल्प भी ली जा सकती है। अगर आप अपने आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप किसी टोबैको सेसेशन क्लिनिक में जहां पे भी आप जा सकते हैं वहां जाइए और प्रोफेशनल हेल्प लेके इसे जल्दी से जल्दी छोड़िए। मुझे लगता है कि परिवार वाले जो जिनके परिवारों में ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा तंबाकू का सेवन करते हैं वो ज्यादा अलर्ट हो जाएं और उनको ऐसी जगहों पे लेकर जाएं, रिहैब सेंटर्स वगैरह में। परिवार के लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उनके इंस्पिरेशन से, उनके मोटिवेशन से पेशेंट जो मरीज है वो बिल्कुल जाके इसके लिए प्रयत्न कर सकते हैं कि हमको तंबाकू छोड़ना है। तो ये जो मैं क्लिनिक्स की बात कर रहा हूँ, सेसेशन क्लिनिक्स की, वहां पे जाके वो कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि ये प्रयास तो भाई करना पड़ेगा और उसके बगैर विल पावर, जैसे मैंने बताया कि वो विल पावर होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक बार डिसाइड कर लेंगे कि नहीं मुझे इस चीज से बाहर निकलना है तो फिर रास्ता अपने आप निकल आएगा। पर वो डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा और वो आपके खुद के, आपके परिवार के फेवर में है। बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि लोग पैसे देकर के बीमारी क्यों खरीद लेते हैं, है ना डॉक्टर? यही हमारा दुर्भाग्य है कि हमें पता है उस चीज से कितना नुकसान हो सकता है, फिर भी हम उस चीज की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसको अपने जीवन का पार्ट बना लेते हैं। बिल्कुल गलत चीज है। मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो जो लोग सुन रहे होंगे उनको लगता होगा शायद जैसे आपको मीठा पसंद होगा वैसे ही हमें वो पसंद है, लेकिन मीठा भी तो कम ही खाना चाहिए। देखिए हाँ, पर दोनों में फर्क है। एक चीज है कि दोनों के लेवल से बहुत ज्यादा फर्क है। डेफिनेटली मीठा कम खाना चाहिए, क्योंकि जो केरीज या जो दांतों की सड़न है या जो पेरियोडोंटल प्रॉब्लम्स है वो डेंटल प्लाक के कारण होती हैं, जिसमें स्वीट्स या शुगर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पर आप उसको तंबाकू से कंपेयर शायद नहीं इसलिए कर सकते क्योंकि तंबाकू एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस सब्सटेंस है जिसमें अनगिनत कार्सिनोजेंस हैं। तो इसलिए हो सके तो तंबाकू से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि तंबाकू का सेवन आप आज से, इस वक्त से, इस घड़ी से, जब आपको डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि भाई कैंसर का बहुत बड़ा कारण वो बन सकता है कैंसर होने का। डॉक्टर साहब, एक लिसनर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, तो हमारे रेगुलर लिसनर हैं, हम उनसे देख लेते हैं उनका क्या सवाल है, वो क्या जानना चाहते हैं। उसके बाद फिर हेलो जी रघुविंदर जी, सवाल क्या है आपका? डॉक्टर साहब को नमस्कार। मेरा सवाल ये है सर कि आज भी बहुत से लोग टूथब्रश या टूथपेस्ट का यूज नहीं करते, घर में बने हुए मंजन या फिर वो दातुन का यूज करते हैं। तो ये क्या, ये भी वो कारण हो सकता है ओरल कैंसर का? प्री ओरल कैंसर हम लोग बात कर रहे हैं, प्री कैंसर, प्री ओरल कैंसर का। जी देखिए, ओरल प्री कैंसर का तो नहीं, पर ये जरूर कहूंगा कि ब्रश के लिए साथ में पेस्ट ही यूज करना चाहिए, क्योंकि ये जो मंजन हम यूज करते हैं, पाउडर्स यूज करते हैं, ये इसमें खुरदरा पदार्थ काफी ज्यादा होता है जिससे हमारे दांत घिस सकते हैं, मसूड़ों को भी नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है ना। तो इसलिए यही सजेस्ट करूंगा, यही आपको मैं कहूंगा कि जो पेस्ट होता है ना, पेस्ट को यूज करना चाहिए। आजकल जो पेस्ट है उसके अंदर भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमारे मुंह के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं वो इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, जैसे कि कई हल्दी और काफी सारी चीजें भी उन पेस्ट में इंक्लूड की गई हैं। फ्लोराइड भी इंक्लूड किया गया है जिससे कि कीड़ा लगने के चांसेस कम होते हैं। पर जो फॉर्म है वो पेस्ट ही ठीक है, पाउडर यूज करना मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। बाकी रहा प्री कैंसरस लीजन्स का सवाल, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया कि तंबाकू नहीं यूज करना है किसी भी तरह से। कई लोग तंबाकू का भी मंजन करते हैं, तो तंबाकू किसी भी तरह से यूज नहीं करना है। गुल मंजन यूज करते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना है। थैंक यू जी, शुक्रिया। आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत से लोग इस तरह के, आपने नाम भी लिया उसका, कि वो उसका मंजन करते हैं जिससे उनको नशा होता है, और उनका ये भी मानना
मानना होता है कि उससे दांत बहुत चमकते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन वो कितना मतलब हेल्थ के लिए कितना खतरनाक है ये तो बताया आपने। लेकिन क्या कुछ तरह के खान पान में भी बदलाव जरूरी है फॉर हेल्दी डेंटल लाइफ? बिल्कुल, देखिए खान पान ही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हमारे मुंह के हेल्थ के लिए भी और हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो खान पान में यही है कि आप बैलेंस डाइट लीजिए, ठीक है ना, हो सके तो फाइब्रस डाइट लीजिए। तो फाइब्रस डाइट से आपके दांत भी मजबूत रहेंगे, आपका पेट भी ठीक रहेगा, आपका डाइजेशन भी ठीक रहेगा। पानी का कंजम्पशन आपको ज्यादा करना है, सफिशिएंट करना है, ठीक है। उसके अलावा आपको मुंह के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए ब्रशिंग कम से कम 2 बार करना है, वो खाने के बाद करना है प्रेफरेबली। उसके अलावा एक डेंटल फ्लॉस करके चीज होती है, वो एक धागा होता है जी। वो धागे से जो दांतों के बीच में जो जगह होती है, जो दांतों का जंक्शन होता है जहाँ पे जनरली मसूड़ा होता है, उस जगह पे हमारा नॉर्मल ब्रश जो है वहां से अच्छे से क्लीनिंग नहीं कर पाता। तो वो फ्लॉस आप यूज कर सकते हैं, अगर वो रोज नहीं तो अल्टरनेट डे यूज कर सकते हैं। माउथ वॉश कभी कभी यूज किया जा सकता है, खासकर उन पेशेंट्स के द्वारा जिनमें को मुंह से थोड़ी दुर्गंध आती है या जिनके दांत में ज्यादा कीड़े लग रहे हैं, वो यूज कर सकते हैं। बट लगातार माउथ वॉश यूज करने का सुझाव मैं नहीं दूंगा। तो यही सब चीजें हैं। शुगर का कंजम्पशन कम करना है, रिफाइंड शुगर का, पेस्ट्रीज, कुकीज, ये सब चीजें जो हमारे दांतों के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं, क्योंकि इनसे कीड़ा लगने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। ये सब चीजें यूज कम करनी है। बैलेंस डाइट। आपने फ्लॉस का जिक्र किया था अभी, फ्लॉस में वो बिल्कुल टूथपिक की तरह उसमें वो भी होता है क्या, वो करना चाहिए? नहीं, फ्लॉस एक धागा है। धागा तो वो क्या होता है कि वो हमको जेंटली जो दांतों का कांटेक्ट पॉइंट है उसके थ्रू पास करके नीचे लेके जाना होता है और फिर आगे पीछे मूव करके वापस लेके आना होता है। तो जो फूड है या जो खाना बचा हुआ है वो फ्लॉस धागे में अटक के बाहर आ जाता है, जो कि नॉर्मली ब्रश नहीं कर सकता। फ्लॉस में ही पीछे की तरफ वो होता है, वो होल्डर है वो उसको होल्ड करने के लिए, ताकि हम उसको पकड़ के कन्वीनियंटली कर सकें, क्योंकि ज्यादा लोग यूज नहीं करते हैं, इसलिए कई लोगों को होल्डर के साथ में दिया जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमरजीत गंभीर स्टूडियो में आने के लिए और आज के इस इम्पोर्टेंट विषय पे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ओरल प्री कैंसर की पहचान पर ये प्रोग्राम सुन रहे थे। आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।